और आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम चोल वंश के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं मेडिवल इंडिया के टॉपिक में। अगला हमारा जो टॉपिक है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है मेडिवल इंडिया की, चोल डायनेस्टी, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। चोल राजा जो हैं इनका समयकाल है 9 to 12th सेंचुरी। 4 शताब्दी लगभग इन्होंने शासन किया है साउथ इंडिया के एरिया में। इनके जो फाउंडर है विजयालय, ये पल्लवों के फ्यूडेटरी थे, सामंत थे पल्लवों के समय में। हमें पता है कि सामंतवाद मेडिवल इंडिया में प्रवेश करते ही हमने पढ़ा कि सामंतवाद अपने चरम पर था, जोर पे था बिल्कुल सामंतवाद। ये सामंतवाद क्या है? राजा अपने छोटे छोटे एरियाज में एक लीडर को अपॉइंट करते हैं जिसको वो सामंत कहते हैं। उस सामंत को बहुत सारे वो पावर्स देते हैं, जैसे कि टैक्स कलेक्ट कीजिए, अपने यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन संभालिए, एंड उसके अलावा जो अपनी प्रजा है उसका वेलफेयर अब ये सामंतों को ही देखना होता था, और वो टैक्स का एक पार्ट वो राजा को पे करते थे। अगर सेंटर में, केंद्र में कोई कमजोर राजा आ गया तो ये सामंतों का बोलबाला हो जाता था, और वो इसी चीज का फायदा उठा के अपनी प्रजा पे तो इनका कंट्रोल होता ही था, बहुत सारी पावर्स इनके पास होती ही थी। इसका फायदा उठा के कि सेंटर में एक वीक राजा है, कमजोर राजा है, ये अपने एरिया को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लेते थे। इसी सीक्वेंस में हम देखते हैं कि जो विजयालय हैं ये चोल वंश की स्थापना करते हैं तंजौर को कैप्चर करके 850 एडी में। ये खुद पल्लवों के समय के सामंत थे और इन्होंने यही प्रोसीजर फॉलो किया। चोल राजाओं के समयकाल की हम अगर बात करें तो हमें चोल शासन के समय दो टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता है मेनली। पहला ये कि जो सेंटर है उसकी पोजीशन भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और सेंटर पूरे देश पे एक राज कायम करता है, और दूसरा जो है वो प्रोविंशियल लेवल पे भी हमें एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता है। आई विल टेल यू व्हाट इट इज। जैसे आज की तारीख में देखिए, हम जो है दोनों टाइप के टैक्सेस देते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे ऊपर लगा रही है वो भी, और जो स्टेट गवर्नमेंट लगा रही है वो भी। तो ठीक वैसा ही था उसी समय में भी कि जो सेंट्रल पावर है, केंद्र में जो सत्ता बैठी हुई है, जो राजा बैठा हुआ है, वो भी कुछ टैक्स लगा रहा है लोगों पे, और वो भी कुछ लोगों के ऊपर रूल के अधिकार उसके पास भी हैं। प्लस स्टेट वाइज कुछ एरिया डिवाइडेड है स्टेट्स में, वो स्टेट वाइज भी जो स्टेट का चीफ है उसके पास भी पावर्स है कि वो टैक्सेस लगा सके और लोगों के ऊपर अपना राज कायम कर सके। तो दोनों ही टाइप के एडमिनिस्ट्रेशंस अच्छे चल रहे थे और काफी जोर पे देखने को हमें मिलते हैं। प्रोविंशियल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका खुद का एक एरिया था जहां पे वो टैक्सेस लगा सकते थे, और सेंट्रल जो है वो उनका खुद का एक एरिया था जहां पे वो टैक्सेस लगा सकते थे। 9th सेंचुरी के अंत तक हम आते आते क्या देखते हैं कि जो चोल हैं इन्होंने काची के पल्लवों को भी हरा लिया है और पांड्यों को भी हरा लिया है, और जो सदर्न तमिल कंट्री है, तोंडा मंडलम, यहाँ पे वो अपना वर्चस्व कायम कर लेते हैं। तो बिल्कुल एक्सट्रीम साउथ तक ये पहुंच जाते हैं 9वीं शताब्दी के का अंत आते आते। इनके फाउंडर के बारे में आप याद रखिएगा कि विजयालय इनके फाउंडर है। उसके बाद इनके जो कुछ मेन लीडर्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है राजराज। ये जो राजराज है इनका समय काल है 985 से 1014 एडी, और दूसरे इनके पुत्र हैं राजेंद्र वन। इनका भी समय काल बहुत इंपॉर्टेंट है, 1014 से 1044 एडी। सबसे पहले राजराज के बारे में हम पढ़ते हैं। राजराज ने एक बहुत ही विशाल साम्राज्य खड़ा किया। इन्होंने चेरा नेवी को हरा दिया त्रिवेंद्रम में। और वैसे भी देखिए एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगी, चोल्स की नेवी बहुत ही ज्यादा, नौसेना इनकी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव थी। उसका कारण क्या था? ये चोल्स का एरिया है। ये आज का अगर आपको इंडिया का मैप आपके दिमाग में है तो आपको समझ में आ जाएगा। ये चोल्स का एरिया है। इट इज अ पेनिनसुलर एरिया। व्हाट इज अ पेनिनसुला? द एरिया सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल द थ्री साइड्स। यहाँ पे भी देखिए पानी है, यहाँ पे भी पानी है, यहाँ पे भी पानी है। ये है श्रीलंका, यहाँ पे श्रीलंका का द्वीप है। तो जब तीनों तरफ से पानी है तो इनके पास ऑप्शन क्या रहा? ये अपने घुड़सवार और अपने हाथी और अपनी आर्मी, इनको अगर तेज करते तो ये इतना इंडिया से बाहर के एरियाज को कैप्चर नहीं कर पाते जितना ये अपनी नेवी को डेवलप करके कर सकते हैं। तो इसीलिए इनकी जो नेवी है वो हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा विशाल और पावरफुल थी, एंड दे हैड द प्रोबेबली द बेस्ट नेवी इन एंशिएंट टाइम्स और मेडिवल टाइम्स इन इंडिया। अगर बहुत ही आपको ऑप्शन दिया जाए कि नेवी किसकी अच्छी थी, कौन से राजाओं की बेस्ट थी, तो वो चोल राजा हैं जिनकी नेवी बेस्ट थी।
और राजराज चोल श्रीलंका को भी इन्वेट कर लेते हैं। श्रीलंका का नॉर्दर्न पार्ट, ये देखिए उत्तरी श्रीलंका का हिस्सा है, यहाँ तक राजराज चोल अपना पूरा आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं। कोरोमंडल कोस्ट और मालाबार का जो एरिया है, ये बहुत बड़े सेंटर्स थे ट्रेड रिलेशंस के। कोरोमंडल कोस्ट और मालाबार के एरिया से साउथ ईस्ट एशिया में ट्रेड होती थी। दिस साइड इज साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ इस तरफ मलय द्वीप है और सुमत्रा जावा आइलैंड्स है, यहाँ पे ट्रेड रिलेशंस होते थे चोल वंश के। और कहाँ से होते थे? कोरोमंडल कोस्ट और मालाबार से, यहीं से शिप्स आती थी और जाती थी। इसके अलावा राजराज चोल का एक जो नेवल एक्सप्लॉइट है उसमें बहुत ही प्रसिद्ध है मालदीव आइलैंड्स का कॉन्क्वेस्ट। मालदीव आइलैंड्स को भी अपने राज में मिला लेते हैं, जीत लेते हैं। राजराज चोल ने नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में गंगा का जो रीजन है वहां तक अपना एम्पायर लेके गए। नॉर्थ वेस्टर्न कर्नाटका एंड ओबरन वेंगी, का जो एरिया है वहां तक इन्होंने अपना स्थापत्य आधिपत्य स्थापित कर लिया था। इसके बाद आते हैं राजेंद्र वन। ये इसी पॉलिसी को आगे बढ़ाते हैं, जो एनेक्सेशिस्ट पॉलिसी थी, एनेक्सेशन की जो पॉलिसी थी राजराज चोल की, इसी को वो आगे बढ़ाते हैं और ये पांड्य और चेर का बिल्कुल खात्मा कर देते हैं। पांड्य और चेल एम्पायर्स को कंप्लीटली ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं राजेंद्र वन। और उसके बाद ये श्रीलंका का जो कॉन्क्वेस्ट है, जो राज कर रहे हैं, जो नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न श्रीलंका बस कैप्चर कर पाए हैं यहाँ तक, ये पूरा श्रीलंका राजेंद्र वन कैप्चर कर लेते हैं। फिर हमें क्या पता है कि श्रीलंका को पे इन्होंने इतनी मजबूत पकड़ बनाई थी कि लगभग अगले 50 साल तक श्रीलंका खुद को आजाद नहीं करा पाता है और चोल राजों का ही शासन वहां पे रहता है। राजराज और राजेंद्र वन दोनों ने ही बहुत सारे शिव और विष्णु टेम्पल बनवाए थे। और जो राजराज हैं वो खुद एक शैवाइट थे। दो धर्म है बहुत ज्यादा पॉपुलर इस समय पे, एक शैविज्म और दूसरा वैष्णविज्म। शैवाइट और वैष्णवाइट इनके फॉलोअर्स हो गए। शैवाइट जो है ये शिव जी को मानने वाले हैं और वैष्णविज्म वाले जो हैं ये विष्णु जी को मानने वाले हैं। तो राजराज जो है वो खुद एक शैवाइट थे और ये खुद आर्किटेक्चर में इनका बहुत बड़ा योगदान है। राजराजेश्वर टेम्पल जो कि तंजौर में है, इसको बनवाते हैं 101 एडी में। 101 एडी का समय है जब राजराजेश्वर टेम्पल भी इसको कहा गया है और बृहदेश्वर टेम्पल भी कहा गया है। इसका कंस्ट्रक्शन करवाते हैं और टेम्पल आर्किटेक्चर चोल के समय में बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे हम देखते हैं, लाइक बहुत ज्यादा फ्लरिश करता है। जो द्रविडियन स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है वो फ्लरिश ही चोल्स के अंडर करता है। बाकी चालुक्य भी बहुत ज्यादा मंदिर बनवाते हैं, बट अभी चोल के बारे में हमें ये पता है कि ये टेम्पल आर्किटेक्चर, देन स्कल्पचर मेकिंग की जो कला है, हम आर्ट एंड कल्चर में कर चुके हैं कि एक हमें नटराज की मूर्ति मिलती है चोलों के समय की, तो वो काफी एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है स्कल्पचर्स का। इसके अलावा हमें एक और इंफॉर्मेशन मिलती है श्रवण बेलागोला। श्रवण बेलगोल से एक हमें गोमतेश्वर का जायंट स्टैचू मिलता है इसी समय में स्कल्पचर्स में। श्रवण बेलगोल एक कर्नाटका की जगह है। इट इज ऑल्सो अ रिलीजियस प्लेस फॉर जैनिज्म। तो यहां से हमें एक गोमतेश्वर वॉज जैन मॉन्क जियांट स्टैचू मिलता है, जो कि ग्रेनाइट रॉक से बना हुआ है ये स्टैचू और लगभग 18 मीटर की इसकी लंबाई है इस स्टैचू की, 18 मीटर्स लॉन्ग। ग्रेनाइट रॉक से बना हुआ ये हमें स्टैचू मिलता है। और इनके समय में लिटरेचर की भी बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा हम देखेंगे कि इनका जो एज है बहुत ही रिच एज है। स्कल्पचर में, टेम्पल आर्किटेक्चर में, लिटरेचर में, आर्ट में हमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि राजेंद्र वन जब एनेक्सेशन की पॉलिसी को फॉलो कर रहे थे, अपने एम्पायर को बढ़ा रहे थे, तो वो लड़ते झगड़ते अपने एम्पायर को बढ़ाते बढ़ाते पहुंच जाते हैं गंगा नदी के तट तक और वहां पे जो छोटे छोटे एम्पायर्स हैं उनको हरा देते हैं। कलिंग की बाउंड्री क्रॉस करके वो पहुंचते हैं और ये एक बहुत ही बड़ी विजय थी। भाई साउथ इंडिया में इनका एम्पायर आप देख रहे हैं कितना बड़ा है। उधर वो गंगा के तट तक पहुंच जाते हैं और इसी अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए वो एक टाइटल धारण करते हैं गंगाई कोंड चोल का। गंगाई कोंड चोल से आप क्या समझते हैं? गंगा नदी को
जीतने वाला चोल, द चोला हु कॉन्कर्स द रिवर गंगा, ये टाइटल है राजेंद्र वन को मिला हुआ है। और इन्होंने अपनी एक नई कैपिटल कावेरी नदी के किनारे स्थापित की जिसका नाम रखा गंगाई कोंडचोलपुरम, द सिटी ऑफ द चोल कॉन्करर ऑफ गंगा, वो एरिया या वो देश, वो प्रदेश जो गंगाई कोंडचोल का है। इस समय शैलेंद्र डायनेस्टी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये रूल कर रही थी साउथ ईस्ट एशिया में, मलय द्वीप पे, जावा सुमात्रा पे, ये जो आइलैंड नेशंस थे यहाँ पे शैलेंद्र डायनेस्टी रूल कर रही थी। और इनके साथ हमने पढ़ा कि चोलों के जो ट्रेड रिलेशंस है वो काफी अच्छे थे। शैलेंद्र डायनेस्टी के जो रूलर है वो बुद्धिस्ट थे और चोल और शैलेंद्र डायनेस्टी के संबंध इतने मधुर थे कि शैलेंद्र डायनेस्टी के एक राजा बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री बनवाते हैं नागापट्टनम में, चोल राजाओं के समय में बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री बनवाते हैं। Chol navy was the strongest in the area of some time and the Bay of Bengal was converted into Chol Lake. Bay of Bengal का जो एरिया है वो चोल लेक में परिवर्तित हो चुका था। Chol rulers also sent a number of embassies to China. चाइना में भी इन्होंने बहुत सारे राजदूत भेजे। A Chol embassy of 70 merchants reached China in 1077 and according to a Chinese account received 8,800 strings of copper cash. तो ये ट्रेड रिलेशंस को बयां करता हुआ कुछ है कि 70 व्यक्तियों की एक एम्बेसी जाती है चोल राजाओं से चाइना के देश में। 1077 का ये समय है और उनके बीच जो एक्सचेंज होता है उसको दिखा रहा है। ओवरऑल ये बताना चाह रहा है कि जो ट्रेड रिलेशंस थे वो बहुत ही अच्छे थे चाइना के साथ चोल राजाओं के। One of the remarkable features of Chola administration was their encouragement to local self-government in the village all over their empire. अभी हमने पढ़ा कि दो टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन हमें मिलता है, एक केंद्र में और एक राज्यों के एरिया पे। तो ये जो राज्यों वाला एडमिनिस्ट्रेशन है ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को प्रमोट कर रहा है। चोल राजा किसके लिए जाने जाते हैं? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को प्रमोट करने के लिए। आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 73-74 है हमारे पास, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, पंचायती राज को के इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो अगर आपसे मेडिवल इंडिया में या एंशिएंट इंडिया में या हिस्ट्री में इसके रूट्स पूछे जाएं तो आप कहिएगा चोल राजा हैं जिन्होंने इसको सबसे पहले ऑप्ट किया था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को। कुछ इनकी गवर्नमेंट के बारे में हम पढ़ लेते हैं। किंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है चोल एडमिनिस्ट्रेशन में और इसके हाथ में सारी सत्ता है। इसको असिस्ट करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। एक वेनिस के ट्रैवलर आते हैं मार्को पोलो। अगर आप कोई ट्रैवलर पढ़ रहे हैं तो वो किस कंट्री से आ रहे हैं ये भी आपको पढ़ना है। यूपीएससी प्रीलिम्स में, यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन आ चुका है कि मार्को पोलो कहाँ के रहाकू थे। तो मार्को पोलो वेनिस के थे और ये आते हैं इस समय में, चोलों के समय में भारत, केरला 13th सेंचुरी में, और कहते हैं कि ऑल द सोल्जर्स इन द बॉडीगार्ड बर्न देमसेल्व्स इन द फ्यूनरल पायर ऑफ मोनार्क व्हेन ही सेड अ स्टेटमेंट व्हिच मे विल बी एन एग्जैजरेशन। तो खैर ये बताते हैं कि जो मंत्री हैं वो राजा से इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं कि राजा के कहने पे वो अपनी जान भी दे सकते हैं, बट इट इज एन एग्जैजरेशन। ये सिचुएशन को ज्यादा ही एग्जैजरेट करके बताया गया है। द थिंग इज, वेनिशियन एक ट्रैवलर है मार्को पोलो, वो चोल राजाओं के समय में इंडिया आते हैं, ये आपको याद रखना है। चोल की जो नेवी थी वो मालाबार कोरोमंडल कोस्ट को मिला करके पूरे बे ऑफ बंगाल के एरिया को रूल करती थी। चोल एम्पायर की अगर हम पॉलिटी की बात करें तो सबसे पहला यूनिट है मंडल या फिर प्रोविंस। देखिए हम जैसे एम्पायर्स पढ़ते हैं कि किसमें किसमें डिवाइडेड है, तो चोल राजाओं का जो एम्पायर है उसमें सबसे पहली यूनिट है मंडल, मंडलम, या फिर इसको प्रोविंस भी कहा गया है। इसके नीचे है वलनाडु, वलनाडु या फिर नाडु। ओके, मंडलम के नीचे है वलनाडु। Sometimes the princes of the royal family were appointed governors of provinces, और ये जो provinces हैं इनके governors जो हैं वो princes को ही बना दिया जाता था बहुत बार। Officials were generally paid by giving them assignments of revenue bearing lands. Officials जो हैं उनको पेमेंट कैश में नहीं होता था बल्कि उनको कुछ ऐसे भूमि दे दी जाती थी कि आप इतनी भूमि अब आपके अंडर है और इस पे टैक्स कलेक्शन का पावर आपके पास है, जितना आप टैक्स कलेक्ट करें अपने पास रखें। तो वो क्या करते थे, लोगों को और ऑप्रेस करते थे और दबाते थे कि ज्यादा टैक्स कलेक्ट करें और उनकी जेबें ज्यादा भरें। The Chola rulers built a network of royal roads which were used for trade as well as for the movement of army. रॉयल रोड्स का एक नेटवर्क बनवाया चोला राजाओं ने
जिसको कि ट्रेड के लिए भी यूज किया जाता था और आर्मी के मूवमेंट के लिए भी यूज किया जाता था। ट्रेड एंड कॉमर्स अपने बिल्कुल चरम पे थी चोल राजाओं के समय में, एंड देयर वर सम जिजांटिक ट्रेड गिल्ड्स व्हिच ट्रेडेड विद जावा एंड सुमात्रा। गिल्ड हमने क्या पढ़ा था? श्रेणी, गिल्ड हमने पढ़ा था एंशिएंट इंडिया में श्रेणीज के बारे में, जिनको गिल्ड्स भी कहा गया है। ये वो लोग थे जो कि एक सेम प्रोफेशन से, एक ग्रुप ऑफ पीपल था जो कि एक सेम प्रोफेशन से ताल्लुक रखते थे। जैसे कि हमने पढ़ा मर्चेंट गिल्ड, तो उस ग्रुप में सारे मर्चेंट्स ही हैं, वो अपने वेलफेयर की बात करते थे, जैसे आज की तारीख में सेल्फ हेल्प ग्रुप है। तो जो ट्रेड गिल्ड्स हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स होते थे, ऐसे श्रेणीज होती थी जो कि जावा और सुमात्रा से पूरी ट्रेड को गवर्न करती थी। जावा और सुमात्रा आइलैंड में जितना भी सामान जाता था, ये ग्रुप्स बना करके यहाँ से भेजा जाता था। चोल राजाओं ने इरिगेशन को भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। एग्रीकल्चर में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, इरिगेशन का इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप करा दिया। Some of the Chola rulers carried out an elaborate survey of land in order to fix the government share of land revenue. ऐसा भी कहा जाता है कि कुछ चोल राजाओं ने जो जमीन है, जो भूमि है, उसका सर्वे कराया और वो सर्वे करा करके फिर लैंड रेवेन्यू फिक्स किया। थोड़ी हमें मॉडर्नाइज चीजें देखने को मिल रही हैं। पहले तो ऐसे कुछ नहीं होता था, जितना लोगों से आप निकाल सकते हो पैसा, ऐड सकते हो, ऐड लो। तो अब ये भूमि का सर्वे करा रहे हैं, किस भूमि से कितना इनको टैक्स मिल सकता है वो डिसाइड कर रहे हैं और फिर टैक्स लगा रहे हैं लोगों के ऊपर। In addition to land tax, the Chola rulers drew their incomes from tolls on trade. लैंड टैक्स इनको मिलता था, भूमि पे जो टैक्स लगा रहे हैं, उसके अलावा टोल्स भी लगते थे व्यापार पर। टोल्स मतलब जैसे आज भी है हमारे पास कि हम अगर वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम यूपी टू दिल्ली, तो हमारे बीच में टोल्स आएंगे हाईवेज पर, वहां पे हमें टैक्स देना होगा कुछ गवर्नमेंट को। तो ऐसे ही जो व्यापार करने जाते थे व्यापारी, तो उनको टोल टैक्स देना होता था अपनी गाड़ियां ले जाने के लिए, अपने जहाज ले जाने के लिए। टैक्सेस ऑन प्रोफेशन, अलग अलग प्रोफेशंस पे टैक्स लगा रहे हैं, और नेबरिंग टेरिटरीज को, आसपास के एरियाज को लूट करके भी अपनी इनकम करते थे, प्लंडर करके। चोल राजा बहुत ही वेल्दी थे, रईस थे, एंड कुड अफोर्ड टू बिल्ड अ नंबर ऑफ टाउन्स एंड मैग्निफिसेंट मॉन्यूमेंट्स, और इसीलिए ये बहुत सारे शहर और मॉन्यूमेंट्स बनाने के सक्षम थे, और इन्होंने बनाए भी हैं। अगर हम विलेज गवर्नमेंट की बात करें चोल राजाओं के, तो हमें कुछ इंस्क्रिप्शन से ये साक्ष्य मिलते हैं कि 2 असेंबलीज हुआ करती थी, उर और सभा। सभा या फिर कहीं कहीं पे इसको महासभा भी कहा गया है। उर जो असेंबली है वो जनरल असेंबली है, इसमें गांव के सारे लोग हैं। इट इज जनरल असेंबली ऑफ अ विलेज, विलेज असेंबली की बात हो रही है। और जो सभा है ये जनरल असेंबली नहीं है, बल्कि इसमें कुछ गांव के कुछ लोग ही शामिल हो सकते थे। वो कौन थे? वो थे अग्रहाराज। गांव के कुछ बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो अग्रहारा गांव के बड़े लोग हैं जो महासभा में शामिल होते थे। अग्रहारा गांव क्या है? अब अग्रहारा जो टर्म है वो यूज किया गया है उन गांवों के लिए जो कि ब्राह्मण्स को भिक्षा में दे दिए जाते थे। हमने बहुत सारे लैंड ग्रांट्स पढ़े, ब्रह्मदेव और अलग अलग लैंड ग्रांट्स, देवदान, ये सब पढ़े हमने एंशिएंट इंडिया में। तो वही गांव है अग्रहारा जो कि ब्राह्मण्स के द्वारा बसाए गए हैं, ब्राह्मण्स को ये दान दीक्षा में दिए गए हैं, और ये टैक्स फ्री लैंड था। मतलब इस गांव के जो लोग हैं वो टैक्स पे नहीं करते थे। तो जो सभा असेंबली है, इसमें सारे विलेजर्स, वो ब्राह्मण विलेजेस के विलेजर्स आ रहे हैं, बूढ़े लोग, जो कि अग्रहारा कहे गए हैं विलेजेस। समझ पा रहे हैं आप कि ये उर जनरल असेंबली है, इसमें सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ ही इज फ्रॉम ब्राह्मण विलेज और फ्रॉम नॉर्मल विलेज और क्षत्रिय विलेज और व्हाट्सोएवर। महासभा में सिर्फ ब्राह्मण विलेज के ही बड़े लोग आ रहे हैं, और वो ब्राह्मण विलेज के लिए अग्रहारा टर्म यूज किया गया है। इसके अलावा हमें कुछ टाइप की लैंड्स भी मिलती हैं, कुछ भूमियों के लिए अलग अलग नाम हमें इंस्क्रिप्शन से मिलते हैं। क्या है ये? वेलन वगई, ये जो भूमि है नॉन ब्राह्मण पीजेंट प्रॉपर्टी है, ये नॉन ब्राह्मण है, लाइक ब्राह्मण्स की भूमि नहीं है, और पीजेंट यहाँ पे खेती बाड़ी का काम हो रहा है वेलन वगई में। फिर ब्रह्मदेय है, ये हम जानते हैं कि वो भूमि है जो ब्राह्मणों को गिफ्ट में दी जाती थी। देन शलभोग, लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अ स्कूल, एक स्कूल के मेंटेनेंस के लिए शलभोग भूमि का दान किया जाता था। देवदान, तिरुनमट्टुकन्नी, तिरुनमट्टुकन्नी और देवदान भूमि क्या है? देवों को दान दी जाती थी, मतलब मंदिर बनाने के लिए भूमि को गिफ्ट किया जाता था। देन कम्स
पलिछंदम लैंड डोनेटेड टू जामा इंस्टीट्यूशंस। पलिछंदम जो लैंड है ये डोनेट की जाती थी जैन इंस्टीट्यूशंस को। जामा इंस्टीट्यूशन कुछ नहीं है, जैन इंस्टीट्यूशन है। तो जैन इंस्टीट्यूशंस को बनाने के लिए जो भूमि दान दी जा रही है वो है पलिछंदम। उसके अलावा वी नो मोर अबाउट द वर्किंग ऑफ महासभा। दिस वाज अ गैदरिंग ऑफ एडल्ट मेन इन द, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अग्रहार जो हैं उनके एडल्ट मेन की मीटिंग हुआ करती थी महासभा। These were villages settled by Brahmins in which most of the land was rent free. अग्रहारा में बहुत सारी जो भूमि है वो रेंट फ्री होती थी, उस पर कोई भी रेंट नहीं पे करना होता था लोगों को। The Mahasabha could settle new lands and exercise ownership rights over them. It could also raise loans for the village and levy taxes. महासभा के पास इतने राइट थे कि वो कुछ नई भूमि को भी अपने एरिया में जोड़ ले और उस पे ओनरशिप राइट को एक्सरसाइज करे। The self government enjoyed by Chola villages was a very fine system. बाकी हम पढ़ ही चुके हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो चोला राज्य के समय में हमें देखने को मिलती है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में हमने पढ़ लिया कि ये उर और महासभा दो कमिटीज हैं। इसके अलावा टैंक कमेटी एक हुआ करती थी। टैंक कमेटी क्या होती है? ये वो कमेटी है जो कि खेतों में कितना पानी जाना चाहिए इसको डिसाइड कर रही है, टैंक कमेटी। हम पढ़ चुके हैं कि इन्होंने इरिगेशन पे बहुत सारा काम किया है, तो उसी रेफरेंस में ये एक टैंक कमेटी है जो कि डिसाइड कर रही है इरिगेशन का पानी कितना किस फील्ड को देना चाहिए। ओके, दिस इज इट फॉर टुडे। दिस वाज ऑल दैट इज इंपॉर्टेंट अबाउट द चोलास। चोल्स का जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे हमने कवर कर लिए हैं। अगले टॉपिक में हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे मेडिवल इंडिया को। पहले तो हम कुछ क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे अपने जो भी टॉपिक अटेंड करे हैं उसमें से इन आवर नेक्स्ट लेक्चर दैट इज अंडर लेटेस्ट रिवाइज सीरीज। So keep studying. Thank you so much.